Good morning, dear friends. This is our next lecture in the series of Unit 7, 8 and 9. जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिटरेरी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टार्ट किया एरिस्टोटल और प्लेटो से, और उसके बाद में हम फिलिप सिडनी और उसके बाद में और दूसरे राइटर्स से होते हुए अब हम रेस्टोरेशन पीरियड में एंटर कर गए हैं। और रेस्टोरेशन पीरियड में आपको मालूम है कि जॉन ड्राइडन जो है उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। हालांकि ये जो एपेलेशन है, ये जो टाइटल है, इट शुड हैव गॉन टू फिलिप सिडनी, या मुझे मुझे कहना चाहिए वो स्टीफन गॉसन को मिलना चाहिए था। उससे भी पहले आपको मालूम है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को कहा जाता है, पर उन्होंने क्रिटिसिज्म कहीं नहीं किया। लेकिन उनकी स्टोरीज में हमें कई जगह पर देर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट्स वी कम टू नो अबाउट ट्रेजेडी, अबाउट पोइट्री, अबाउट ड्रामा। जबकि you will be surprised to know that drama was not there, but it was not a fact. Drama in one or the other form was known to the people who had something to do with university, क्योंकि रेनेसा से थोड़ा पहले भी देयर वर ग्रीक एंड लैटिन बुक्स विच वर टॉट इन यूनिवर्सिटीज। अब बात करते हैं कि जॉन ड्राइडन जो है उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म या कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म क्यों कहा जाता है। उनका जो वर्क है, लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑल्सो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट ही हैज रिटन। उनका जो वर्क है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स एन एसे। एंड ड्रामेटिक पोइजी मीन टू से, जैसे एरिस्टोटल है वो पोइटिक्स लिखते हैं अपना वर्क, ऐसे ही ड्रामेटिक पोइजी मीन टू से ड्रामा विच वाज रिटन इन पोइट्री। ओके, सो अल्टीमेटली जॉन ड्राइडन ने ड्रामा कैसा होना चाहिए, ड्रामा को कैसे दिखाया जाना चाहिए, एंड देयर वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी इन दैट एज रिगार्डिंग ड्रामा। दो द गोल्डन पीरियड ऑफ ड्रामा हैड ऑलरेडी पास्ड अवे, क्योंकि जो एलिजाबेथन एज है उसको हम लोग ड्रामा की गोल्डन एज बोलते हैं। उसके बाद जैकोबियन एज आती है, फिर कैरोलिन एज आती है। जैकोबियन एज कौन सी होती है? 1603 से लेकर के 1625 को हम जेम्स फर्स्ट के पीरियड को जैकोबियन एज बोलते हैं। Why we call this age Jacobean age? Because James first, or say James in Latin is called Jacob, तो वहां से Jacobean नाम पड़ जाता है। And Caroline is called Caroline because Charles is called Carol in Latin language. So we have an appellation, a title, and that is Caroline age. Okay. Restoration age में drama was, reviving itself. You all know that after the Commonwealth period, when Puritans had closed the theaters in 1642, and when drama was revived, there was, you could say, a kind of reincarnation of drama, a rebirth of drama, और what should be a legitimate drama, इसको लेकर के काफी बहस चल रही थी उन दिनों में। ठीक है, तो मैं आपको इस ऐसे को पढ़ाऊंगा कि जॉन ड्राइडन जो है उनका वर्क है ये एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी एंड इंग्लैंड्स फर्स्ट पोइट लॉरिएट, ऑफिशियल पोइट लॉरिएट। इनऑफिशियली बेन जॉनसन को माना जाता है। ठीक है, सो समटाइम्स वी गेट क्वेश्चंस लाइक दैट, in which Dryden attempts to justify drama as a legitimate form of poetry comparable to the epic. So since Plato, since Aristotle, we have this discussion going on whether epic is more important or drama is more important. So he says that drama's poetry is more important, more legitimate a form than epic, as well as defend English drama against that of the ancients and the French. One more controversy was going on. कुछ लोग कहते थे कि जो क्लासिकल राइटर्स हैं वो ही ज्यादा बेटर हैं, यूनिवर्सिटीज में उन्हीं को पढ़ाया जाए या उन्हीं पर डिस्कशन किया जाए। और ड्राइडन, बिकॉज ही वाज अ पोइट लॉरेट का मतलब क्या होता है? राजकवि, वन हु विल बी डिफेंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वन हु विल बी डिफेंडिंग एनीथिंग विच इज इंग्लिश। एंड देयर वाज far better companion, far better neighbor इंग्लैंड हैड, दैट इज फ्रांस। उसमें यूनिवर्सिटीज भी बहुत पहले से खुली हुई थी, वहां के लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, एंड a time was there in the Norman period when French people were the masters of English also.
So there was a tinge of a touch of a fleck of colonialism always present in the minds of this residue of colonialism in English people. So most of the English people used to consider that और चार्ल्स सेकंड भी इंग्लैंड से ही आए थे जो अब उनके राजा थे उस जमाने में. So they had an influence of French people. तो ड्राइडन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इंग्लैंड के पास खुद का कुछ मटेरियल है और फ्रेंच लोगों से हमारा ड्रामा काफी ज्यादा लाइव है, काफी ज्यादा लाइव के साथ हम कह सकते हैं कि उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट टेस्ट हैं. उनका जो ड्रामा है फ्रांस का वो काफी ज्यादा क्लासिकल यूनिटीज पर, क्लासिकल मॉडल्स पर बेस्ड होने की वजह से उतना ज्यादा टेस्टी नहीं है, इंसिपिड है, ये बेसिक चीजें हैं. Okay, so the essay was written during the plague year of 1666. ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है. फर्स्ट पब्लिश इन 1668. तो प्लेग फैला हुआ था तो ड्राइडन जो है वो इंग्लैंड से थोड़ा बाहर गए हुए थे और वहाँ जो क्वारंटाइन पीरियड में वो बैठ करके ये लिख रहे थे. जैसे किंग लियर के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर ने उस जमाने में जब प्लेग फैला था तो बाहर जा करके और क्वारंटाइन पीरियड में उस प्लेग को लिखा था. ठीक है. इस आर्ग्यूमेंट में उन्होंने फिलिप सिडनी का जो डिफेंस ऑफ पोइजी 1580 में लिखा था उसी आर्ग्यूमेंट को लिया है कि कैसा होना चाहिए ड्रामा. तो इस वर्क में एक सेकंड बच्चों, मुझे लगता है आज मैंने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की. रिकॉर्डिंग की है मैंने. चल रही है रिकॉर्डिंग. दैट्स ग्रेट. द ट्रीटिस इज अ डायलॉग बिटवीन 4 स्पीकर. ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है. एक इसमें यूजीनियस है, एक क्राइटस है, एक लिसिडियस है, एक निएंडर है. और इसके नीचे मैंने लिखा है कि ये 4 स्पीकर्स हैं कौन. ऐसे कहा जाता है कि क्राइटस जो थे वो सर रॉबर्ट हॉवर्ड थे, यूजीनियस थे चार्ल्स सैकविल, लिसिडियस थे चार्ल्स सेडले, और निएंडर के बारे में कहा जाता है, निएंडर का मतलब ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन 3-4 बार, न्यू मैन, और वो ड्रैडन खुद हैं. ठीक है. वो न्यू मैन की भूमिका में है. और ये जो 4 लोग हैं, प्लेटो के रिपब्लिक में जिस तरह से डायलॉग चलते हैं उस तरह से ये आपस में डायलॉग के थ्रू इस ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई पोइट्री किसकी अच्छी है या ड्रामा किस कौन सी कंट्री का, एंशिएंट का अच्छा है, फ्रेंच का अच्छा है कि हमारा अच्छा है, इस चीज को वो आपस में डिस्कस करते हैं और फिर ये ओपन एंडेडली हमारे पर डिस्कशन छोड़ देते हैं कि हम क्या मीनिंग निकालें. ठीक है. और उसके बाद है on the day that the English fleet encounters the Dutch at sea near the mouth of the Thames, the 4 friends take a barge. barge मतलब नाव. अच्छा, इसमें एक और चीज दिखाई है. पैरेललिज्म और बैकग्राउंड बड़ा सिंबॉलिक है कि डच लोगों का एक डच फ्लीट ने इंग्लैंड पे अटैक कर दिया है और टेम्स नदी के किनारे ये लोग नाव लेके जा रहे हैं, तो उधर से अटैक चल रहा है, इधर इनका अटैक चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर नाव में बैठे बैठे दे आर डिस्कसिंग. ठीक है. तो वो जो नॉइस है उस नॉइस के बैकग्राउंड में ये ड्रामा, ये जो डिस्कशन है वो चल रहा है. ये भी आपको समझ में आ गया. उसके बाद चलते हैं कि द 4 men debate a series of 3 topics. 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन है. पहला, द रिलेटिव मेरिट ऑफ क्लासिकल ड्रामा. क्राइटस जो है वो क्लासिकल ड्रामा को अपहोल्ड करते हैं कि नहीं, क्लासिकल ड्रामा अच्छा होता है, और मॉडर्न जो ड्रामा है उसको उसकी वकालत कौन कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं यूजीनियस. ओके. सो क्राइटस एंड यूजीनियस का बहस चल रहा है. फिर दूसरा लिसिडियस है, वो कहते हैं कि फ्रेंच लोगों का ड्रामा ज्यादा अच्छा है बजाय के इंग्लिश के, और जो निएंडर है वो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमारे तो जो शेक्सपियर और बड़े बड़े दूसरे ड्रामेटिस्ट हैं वो ज्यादा अच्छा ड्रामा लिखते हैं बजाय के फ्रेंच ड्रामेटिस्ट के, मॉलियर वगैरह के. और तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है कि प्ले जो है राइम में होता है एज एन आर एन इम्प्रूवमेंट अपॉन ब्लैंक वर्स. शेक्सपियर ने और मार्लो ने ब्लैंक वर्स में ड्रामा लिखा था. ब्लैंक वर्स जिसको नहीं पता वो उसको समझो. जो स्पीच है इंग्लिश की, वो जो रिदम है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस का, जैसे एक नेचुरल रिदम है, उस नेचुरल रिदम में थोड़ी बहुत आयम्बिक पेंटामीटर, मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें 5 बार स्ट्रेस आए. ठीक है. उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं, उसको आयम्बिक पेंटामीटर भी बोलते हैं. उसमें ड्रामा लिखा जाए या कि अलग से राइम की जाए, अलग से हर डायलॉग में एक ऐसा लगे जैसे गाना बोल रहे हैं. ठीक
ठीक है, वो ज्यादा बेटर है कि वो जो ब्लैंक वर्स का ड्रामा है वो बेटर है. A proposition that Neander, despite having defended the Elizabethans, now advances against the skeptical Critus. वो क्राइटिस, स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, जो हर बात के ऊपर शक करता है. जो क्राइटिस है वो भी डिस्कशन में शामिल है. ऐसा भी नहीं हो रहा है कि वो एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट नहीं काट रहे, कि दो जने इधर बात कर रहे हैं और दो जने इधर बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को सुनकर काटते भी हैं. ओके, तो ये बहस चल रही है. कौन सी तीन बहस चल रही है? एंशियंट ड्रामा अच्छा है कि मॉडर्न ड्रामा अच्छा है, ठीक है, और इंग्लिश ड्रामा अच्छा है कि फ्रेंच ड्रामा अच्छा है, और तीसरा कि राइम में होना चाहिए कि ब्लैंक वर्स में होना चाहिए, ठीक है. और उसके बाद है इन्वोकिंग द सो कॉल्ड यूनिटीज फ्रॉम एरिस्टोटल्स पोएटिक्स. अच्छा, ये यूनिटीज क्या होती हैं? एरिस्टोटल ने अपने बुक में कहा है, मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है, आप उसको पढ़ लीजिए. पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने कहा है कि ड्रामा में तीन यूनिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं. उससे क्या होता है, एक ऑर्गेनिक होल समझ में आता है कि अगर हम एक प्ले लिख रहे हैं तो उस प्ले के अंदर ऐसा होना चाहिए कि टाइम का, प्लेस का और एक्शन की यूनिटीज होनी चाहिए, ठीक है. तो उस चीज की ओर यहाँ पे डिस्कशन चलता है. फिर उसके बाद में सबसे पहले वो एक ड्रामा की डेफिनेशन लेते हैं. तो वो जो ड्रामा की डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, उसको सुनिए. सबसे पहले वो कहते हैं चलो ड्रामा को डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है. ड्रामा होता है स्टेज के ऊपर एक जस्ट. जस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ओरिजिनल, न्याय संगत, जैसा लाइफ में हो सकता है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा, या जैसा हम देखते हैं वो लाइवली दिखाएं. मतलब एरिस्टोटल की डेफिनेशन के हिसाब से कि उसको एक्शन के थ्रू दिखाएं, ह्यूमन इमेज को, ह्यूमन नेचर को, जो रिप्रेजेंट करे हमारे इंसान के पैशंस और ह्यूमर्स. ह्यूमर्स का मतलब यहाँ पे मजाक नहीं है, ह्यूमर का मतलब है अलग अलग इमोशंस हमारे. ओके, एंड द चेंजेस ऑफ फॉर्चून, और हमारे जिंदगी में जो अच्छा और बुरा समय आता है उसको स्टेज पर दिखाया जाए, जिसके लिए इंसान सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का मतलब इंसान के जीवन में तो उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, ऐसा दिखाओ प्ले के अंदर जिससे ट्रेजेडी दिखे, फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड. तो यहाँ पर आपको फिर से फिलिप सिडनी याद आएंगे और हॉरेस याद आएंगे कि ये सब दिखाओ किस लिए, कि इंसान को आनंद भी मिले, देखने से उसको मजा आए, और अच्छी ड्रेस दिखाओ, गाने दिखाओ, अच्छे डायलॉग दिखाओ, वोकैबुलरी सुंदर दिखाओ, सुंदर सुंदर लोग लो स्टेज पर, इससे डिलाइट होगा, और इंस्ट्रक्शन, उसको कुछ शिक्षा भी मिले, ठीक है. तो फिर बाद में वो इस चीज को अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है. फिर व्हेन द ग्रुप टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, लिसिडियस एक्सप्रेसेस हिज व्यू अबाउट ड्रामा एज अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर. तो लिसिडियस ये डेफिनेशन देते हैं, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आएगा. फिर आता है the debate goes on about the comparison between ancient writers and modern writers. They also discuss the importance of unity in French drama. So far as the unities of time, place, and action are concerned, French drama was closer to the classical notion of drama. तो फिर वो फ्रांस की तारीफ करते हैं कि फ्रांस के जो लोग हैं वो क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो करते हैं, यानी कि उनका ड्रामा मॉडर्न होते हुए भी क्लासिकल है. उसके बाद में विद द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटोनिक डायलॉग्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लाइक प्लेटो के रिपब्लिक बुक में जो डायलॉग चलते हैं, वैसे यहाँ पे डायलॉग चल रहे हैं, और वो बेन जॉनसन, मॉलियर और शेक्सपियर को डिस्कस करते हैं. तो बेन जॉनसन इनके जस्ट कंटेम्प्रेरी, मतलब ड्राइडन की एज के जस्ट पहले जो ड्रामेटिस्ट हुए हैं स्टैंडर्ड के, बड़े स्टेचर वाले, क्योंकि वो थे बेन जॉनसन. शेक्सपियर तो उससे पहले मर ही चुके थे. फिर मॉलियर जो फ्रांस के ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने मिसेंथ्रोप लिखा, और शेक्सपियर उससे पहले, जो कि शेक्सपियर का जो आपको मालूम होना चाहिए कि ड्राइडन ने शेक्सपियर के कई सारे ड्रामास को रिक्रिएट किया था रेस्टोरेशन स्टेज के ऊपर, ठीक है. तो इसका मतलब ये तीन बिग स्टैलवर्ट फिगर्स हैं. ओके, और Critus offers an objection specifically to the use of rhyme, as he privileges the verisimilitude of the scene while citing Aristotle. क्राइटस बोलता है कि राइम में प्ले कैसे लिखोगे आप, वेरिसिमिलिट्यूड नहीं क्रिएट होगा. वेरिसिमिलिट्यूड एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, सत्यता का प्रभाव, आभास, द वे यू क्रिएट थिंग्स ऑन स्टेज विच लुक लाइक रियलिटी, ट्रूथ, इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिसिमिलिट्यूड, ठीक है. तो इसका मतलब है कि आप अगर राइम में करोगे तो डे टू डे लाइफ में तो हम राइम में बात नहीं करते. इसका मतलब है कि तुम लाइवली इमेज नहीं दिखा पाओगे स्टेज के ऊपर, कुछ ना कुछ झूठा लगेगा. कोई हम डायलॉग में बात थोड़ी करते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक कविताओं में बात थोड़ी करते हैं. सो ऑन द अदर हैंड, निएंडर फेवर्स द नेचुरल राइम सिंस दैट अकॉर्डिंग टू हिम एड्स आर्टिस्ट्री टू द प्ले. लेकिन वो कहते हैं कि नेचुरल राइम रखने में कोई बुराई नहीं है. निएंडर कहते हैं क्योंकि उससे प्ले में कुछ आर्ट नजर आएगा, ठीक है. जैसे हम लोग कोई डायलॉग पढ़ते हैं या कोई डायलॉग फिल्म का देखते हैं, तो डे टू डे लाइफ में भले हम डायलॉग नहीं बोले, लेकिन हम डायलॉग, क्योंकि
वे की डेफिनेशन में भी क्या है, उसके अंदर डेकोरेशन होना चाहिए, तो डेकोरेशन लैंग्वेज का भी हो सकता है, ठीक है। On the other hand, Neander favors the natural rhyme since that, according to him, adds artistry to the plays. It was twilight when the four friends had their final speech at the Somerset Stair. अब ये एक important point मैंने दिया है यहाँ पे, जिस जगह पर ये डिस्कशन कर रहे हैं और जब इनके डिस्कशन का एंड होता है तो शाम हो गई है। ट्वाइलाइट का मतलब है शाम हो जाना। टू क्राइटस आर्ग्यूमेंट दैट द प्लॉट्स ऑफ क्लासिकल ड्रामा आर मोर जस्ट, वो क्राइटस इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जो प्लॉट थे एंशिएंट ड्रामेटिस्ट्स के वो जस्ट थे, काफी ज्यादा राइटियस थे, अच्छे को वो सही दिखाते थे स्टेज के ऊपर जो कुछ लाइफ में होता है। यूजीनियस कैन रिटॉर्ट दैट मॉडर्न प्लॉट्स आर मोर लाइवली, है ना, वो कहते हैं हम ज्यादा वैरायटी से चीजें दिखाते हैं। देखो क्राइटस की बात को क्या कैसे काटते हैं यूजीनियस के, तुम माइथोलॉजी के ही प्लॉट दिखाए जाते थे जो लोगों को पहले से पता होते थे, जैसे हम रामायण के रामलीला दिखाएं तो हमें पहले से सब चीज पता हो। तो कहते हैं कि हम जो न्यू लोग हैं वो ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि हम मॉडर्न हैं और हम नई नई चीज लेके आते हैं स्टेज पर। लिसिडियस शोज दैट फ्रेंच प्लॉट्स केयरफुली प्रिजर्व एरिस्टोटल्स यूनिटीज एक्शन प्लेस एंड टाइम। नियंडर रिप्लाई करता है कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट सच एज बेन जॉनसन आल्सो केप्ट द यूनिटीज व्हेन दे वांटेड बट दैट दे प्रेफर्ड टू डेवलप कैरेक्टर एंड मोटिव। हम ज्यादा अच्छे हैं, एरिस्टोटल नियंडर कहता है कि अगर फ्रेंच लोग यूनिटीज को रखते हैं लेकिन उनके स्टेज के ऊपर वैरायटी कम है, लंबे लंबे डायलॉग से हम बोर हो जाते हैं, जबकि हम लाइव हैं क्योंकि हमारे बेन जॉनसन ने भी यूनिटीज को फॉलो किया, लेकिन उनके प्लेस के अंदर कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, एक्शन मोटिव डेवलप होते हैं, इसलिए ज्यादा मजा आता है, मतलब हम ज्यादा अच्छे हैं। Neander's final argument with Critus over whether rhyme is suitable in drama depends on Aristotle's poetic. Neander says that Aristotle demands a verbally artful, lively imitation of nature. तो कहीं ना कहीं नियंडर यही कहता है कि राइम होनी चाहिए क्योंकि राइम जो है वो पोइटिक्स में भी लिखी हुई है और ऑर्डिनरी स्पीच के अंदर राइम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये बात करते हैं अ ईयर लेटर। अच्छा, ये डिस्कशन मेन आपको समझ में आ गया क्या डिस्कशन है। जो अ ईयर लेटर द टू ब्रदर्स इन लॉ क्वेरल्ड पब्लिकली ओवर दिस, क्योंकि इसके अंदर एक जो कैरेक्टर हैं वो ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ है। और ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं कि डिफेंस ऑफ एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1669 में एक इसका सीक्वल टाइप का छपा था, ऐसे आपको याद रखना है, जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। डिफेंस ऑफ एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 68 में वो छपा था ऐसे, और ये 69 में छपा था, वेयर ड्राइडन ट्राइज टू परसुएड द रेदर लिटरल माइंडेड हॉवर्ड, जो उनके ब्रदर इन लॉ लगते थे, दैट ऑडियंसेस एक्सपेक्ट अ प्ले टू बी एन इमिटेशन ऑफ नेचर नॉट अ सरोगेट फॉर नेचर इटसेल्फ। इमिटेशन, अब ये जो लास्ट में मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये बिल्कुल एरिस्टोटल और फिलिप सिडनी का डिस्कशन है। आपको सर्वाइल होकर के नौकर की तरह एग्जैक्ट नेचर को डिपिक्ट नहीं कर देना है, आपको कुछ आर्टिस्ट्री भी डालनी है। इसीलिए इमिटेशन और सरोगेट नेचर का मतलब क्या होता है, आप आई एम सॉरी, एज इट इज नेचर मत दिखाओ। एज इट इज नेचर दिखाओगे तो हम वो सड़क पर भी देख सकते हैं बाहर, है ना। तुम अपनी आर्ट में कुछ चीजें क्रिएट करो। तो इस तरह से उन्होंने ये सारे डिस्कशंस किए हैं, ठीक है सर। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो समझ में आ गया होगा। और ज्यादातर ये हमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं नेट में, अब तक का जो रिकॉर्ड है वो ये है, तो डेफिनेशन ऑफ ड्रामा पूछ लेंगे, या कौन सा कैरेक्टर किस चीज का पक्ष ले रहा है, या मेजर आर्ग्यूमेंट क्या है, या कि जो शुरू में मैंने आपको दिया कि पब्लिश कब हुआ, या जो मैंने आपको लास्ट में दिया कि भाई इसका एक सीक्वल भी पब्लिश किया 69 में और 1669 में, और 4 स्पीकर्स में कौन किसकी तरफ बोल रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।